सभी का स्वागत है इस डिस्कशन में। और जैसे दीपाली नंदा ने भी मेंशन किया कि ये जो डिस्कशन होगा इसका थीम यही है कि जो नया अध्याय है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वो कैसा रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या स्किल्स वो डेवलप कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और त्रिपाठी जी, मैं आपसे पहले सवाल पूछना चाहती हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहा है। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। आपके हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो किस तरीके की इमर्ज हो रही हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी? थैंक यू। पहली बात तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मंच दिया। स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं, जेनजी हैं और बहुत उत्सुकता है। तो देखिए, अगर आप देखें आज के ज़माने में हो क्या रहा है, एक तो सबके हाथ में मोबाइल है, ठीक? तो सबसे खतरनाक डिवाइस आपके हाथ में है, पहली बात। दूसरी बात, इससे क्या हो रहा है? इससे आपको दो फायदे मिलते हैं। एक तो आपको पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में, दूसरा ज्ञान का भी आपको भंडार मिल गया। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, उस पर भी ध्यान रखें। खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि डिजिटलाइजेशन और ये सब जो हो रहा है उससे क्या फायदा होगा और बच्चे कैसे इसको बेसिकली यूज करें, तो मेरी आप लोगों को दो तीन सलाह है। एक तो हमेशा भविष्य की तरफ देखिए। आज क्या हो रहा है वो तो देखिए, आगे क्या होना है वो देखिए। दूसरा, आप जिस भी फील्ड को चूज करें आने वाले दिनों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, नॉन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, मीडिया हो, कम्युनिकेशंस हो, कुछ भी फील्ड हो आपके हिसाब से, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मार्केटिंग है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, कोई भी फील्ड है, तो उसमें ये समझने की कोशिश कीजिए कि टेक्नोलॉजी का यूज, उपयोग आप कैसे करेंगे। देखिए, आपके में और आपके बगल वाले में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसमें यही अंतर होने वाला है कि आपने अपने करियर में टेक्नोलॉजी का यूज किया और आपने, चाहे अपने बिजनेस में जो आप करें भविष्य में या अपनी नौकरी में जो भी आप करें, उसको कैसे उपयोग में लाए। दूसरी बात और अहम बात, ये हमेशा याद रखिएगा कि टियर 2 टियर 3 में कंपटीशन बहुत स्टिफ है और वो आपको कंपटीशन दे रहा है। ये मैं बहुत भरोसे के साथ बोल रहा हूं। पिछले 22 साल से मैं काम कर रहा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, जितना टैलेंट मैंने टियर 2 और टियर 3 में देखा है वो टियर 1 में मुझे नहीं नजर आता है। यानी डिजिटल वेव टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी भरपूर है, बहुत तेजी से है। अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्र में खासकर देखें तो उन्हें टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत अच्छे से आता है। और टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में तो मैं खासकर बहुत देखता हूं कि उनके पास चूंकि बहुत कुछ नहीं मिलता है उन्हें, तो वो इच्छा शक्ति कि मैं आगे बढ़ूं वो बहुत ज्यादा है, बहुत प्रबल है। सोनिका जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें? मैं इन्हीं के पॉइंट पे ऐड करना चाहती थी कि भूख बहुत है, कि उनको जो नहीं मिलता है उसकी वजह से जो एक अग्रेशन, एक हंगर टू सक्सीड एंड टू स्ट्रेच, वो बहुत ज्यादा है। सो दैट इज वेयर द कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाइज। अच्छा, एक चीज और सोनिका जी, अगर हम इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, क्या प्रैक्टिकल वेज हो सकते हैं? और एक डर जरूर होता है स्टूडेंट्स के मन में या कॉलेज स्टूडेंट्स के मन में कि क्या हमारा स्टार्टअप आगे बढ़ेगा भी। बेसिकली अब तक जो स्टूडेंट लेड स्टार्टअप्स हुए हैं, क्या वो रियली स्केल अप होते हैं? देखिए, हर एक कोई फेसबुक नहीं होता, तो मेरा ऐसा मानना है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की अपनी एक वैल्यू होती है। हम जब एक कंपनी में काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, पीएनएल कैसे चलाना है। ऐसा नहीं है कि आज जैसे इन्होंने बोला कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है, एआई की मदद से आप बहुत सारी चीजें खुद कर सकते हैं। अपना वेबसाइट खुद बना सकते हैं, अपनी एनालिटिक्स खुद कर सकते हैं, अपनी ईमेल्स खुद कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आसान लगती हैं कि स्टार्टअप तो बन जाएगा, स्टार्टअप तो बन जाएगा, आइडिया भी बन जाएगा, प्रोडक्ट या सर्विस भी आ जाएगी।
लेकिन जो एक एक्सपीरियंस होता है क्लाइंट और कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, उसको रिटेन करने का, रिलेशनशिप्स बनाने का, क्रेडिबिलिटी बनाने का एक इंडस्ट्री में, उसको सस्टेन करने का, उसका एक एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत चाहिए होता है, एक नेटवर्क चाहिए होता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स के, फ्रेशर्स के स्टार्टअप्स नहीं सक्सीड हो सकते, लेकिन उसके लिए कुछ कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्पिटेंसीज हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, मैं बहुत अच्छे से अपनी टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स को लेवरेज कर सकती हूँ, बट कैन आई ऑल्सो ब्रिंग ऑन बोर्ड समबडी हु कैन लेवरेज their experience, their network, their grip, someone like who knows how to liaise with government, who can get me the necessary licenses. So ये सारी जो चीजें हैं वो कई बार रोड ब्लॉक्स बन जाती हैं। Right. हम as young people being authentic is very important to us. हम जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते, हम जैसे हमको एक्सेप्ट कर लो, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही चीज व्हेन वी गो आउट, लेट अस अप्लाई टू द ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। पिछले 20, 30, 25 साल से द ऑर्गेनाइजेशंस और द कंज्यूमर और द कस्टमर हैज बीन लाइक दैट। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, adaptability in the way we put across our communication, and I think sometimes as founders we become very rigid कि ये तो जी हम ऐसे ही करेंगे, हमारा बिजनेस तो ऐसा ही है, we will hire the best minds and then not listen to them. तो फिर हायर क्यों किया? एग्जैक्टली। इनफैक्ट जो बात अभी सोनिका जी ने कही, अतुल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जितने भी ये फ्यूचर स्किल्स हैं, फिर चाहे वो एआई है, डेटा साइंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इट इज ऑल ओवर द न्यूज, लेकिन स्टूडेंट्स को कौन सी लर्निंग पर खासतौर से फोकस करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है, डाइवर्टिंग भी है, राइट डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Again, glad to be here, and thanks for this question. I'll just take a minute to add to what my previous speaker said. जी. One on tier 2, tier 3 city part, and one how the startups have succeeded in past. So I come with a hardcore cybersecurity background and national security background. In last 15 years of time frame, I have seen a significant shift in terms of startups coming out of tier 2, tier 3 cities in deep tech. Deep tech was a challenge in Indian ecosystem, and that has been by design. That has changed, and in case of cyber and AI and other deep tech startups, people are now experimenting, taking plunge, not just from India. People are coming back from outside India and starting their base here. So that's a new shift which has happened in past. In terms of leveraging this new skill set, 2-3 things I'll say here. One, you need to know most of the things happening in the ecosystem, because if you're coming with a finance background, healthcare background, agri background, whatever, there's a change happened in the ecosystem, especially in India. What is that? It is DPI, Digital Public Infrastructure. Again, if you just double click what is DPI, it's a typical architectural intervention made by government or a larger institution, which can be leveraged by anyone in the ecosystem and create their own things, right? What happened in case of UPI? There was an architectural intervention made by government, and PCI got created, and then we have so many fintech companies leveraging it. Now here, this is fintech. Same, we are talking about health stack, we are talking about agri stack. Now, irrespective of your domain, you need to know what kind of technologies are going to impact it. And then you can take a call how and on what technology areas I need to deep dive. For example, if you are coming from, say, agri, I'll take. Not so tech savvy in past. But now agri-tech is using AI ML in terms of prediction of weather conditions, prediction of various other aspects, even analyzing the soil conditions or those things. And then you have drone technologies coming on top of it.
combining drone along with AI ML, now you are distributing that pesticides and all those kind of things, right? So many things are there, and I'll put it in this way. You have access to technology, three things: access, your aspirations, and your accountability. I'll put in these three ways. You have access to those technologies, and everybody has access to those technologies, right? Now, your aspirations to get into that and how you are leveraging it, this is what you have to take a call, getting into the details, and then you have to be accountable how you are leveraging it. So, but cutting it short, to leverage it, you need to know what's going to impact your domain at large, and then you can take a call. This is something that I have to deep dive. अच्छा त्रिपाठी जी, अभी कंपनीज की बात कर रही थी सोनिका जी। आजकल की माहौल में बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो डिग्री से ज्यादा स्किल्स को वैल्यू करती हैं, बट जो हमारा ट्रेडिशन है कि डिग्री होना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए की तरफ से एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, किस तरीके से बैलेंस करें फॉर्मल एजुकेशन को भी, सेल्फ लर्निंग को भी, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ सेल्फ लर्निंग, थोड़ा ओवर स्मार्ट, एक्स्ट्रा स्मार्ट, प्रेजेंटेशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, कैसे बैलेंस करें? तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, ये है फॉर्मल डिग्री और स्किल्स को लेकर। ये अगेन अगर आप देखें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बच्चों के लिए बहुत अहम है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो आगे आने वाली जिंदगी है वो स्किल्स के ऊपर निर्भर है, डिग्रीज पर नहीं। लेट मी रिपीट दैट, your future is not dependent on the degrees, it is dependent on your skill. आप भी MBA कर रहे हैं, कोई और भी MBA कर रहा है मार्केट में, आप में और उसमें क्या अंतर है? मैं उसे क्यों ना हायर करूं और आपको क्यों हायर करूं? ये प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, इसका जवाब कहीं और नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप को स्किल में रखिए, ध्यान स्किल पे दीजिए। याद रखिए, वी हैव ऑलवेज बीन अ स्किल ड्रिवन सोसाइटी। आप पिछले 150-120 सालों से ही फॉर्मल डिग्रीज की जरूरतों को देख रहे हैं। अगर आप पहले देखें 120-130 साल पुरानी हमारे इतिहास को देखें तो हमेशा गुरुकुल सिस्टम में था। गुरुकुल सिस्टम जो हमेशा कहता था वो था स्किल बेस्ड था, कभी भी डिग्री बेस्ड नहीं था। आने वाले दिन हमेशा ही आने समय केवल और केवल स्किल पे मापदंड आपको किया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। आप बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो आपसे पूछेगा कस्टमर कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं, ऐसी कौन सी नई चीज लेके आए हैं जो मार्केट में नहीं है, मैं क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदूं और उसका नहीं खरीदूं। इस बात का जवाब आपको रखना पड़ेगा। और ये इसमें बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी। सॉफ्ट स्किल सिर्फ बोलना नहीं होता है, लिखना भी होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है। आप किसी के सामने खड़े होकर कैसे बोल दे किसी बात को, 2 मिनट के अंदर अपनी बात को बेच के चले जाए, ये होता है सॉफ्ट स्किल। स्किल में बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, टेक्नोलॉजी एक एस्पेक्ट होगा। तो आने वाले दिनों में स्किल को बहुत अहमियत देना शुरू कीजिए। सेल्फ लर्निंग इज द ओनली पाथ अहेड। आप यहां से निकले, आप फाइनेंस में गए, आपने किसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में स्टार्ट किया काम, और अगर आपको अगली नौकरी लेनी है तो आप क्या करेंगे, उसकी आपकी क्या तैयारी है, इस बात को ध्यान रखिए। मैं बार बार रिपीट करूं, लेट मी रिपीट वंस मोर, स्किल इज द की, डिग्रीज विल फॉलो। बिल्कुल। और इनफैक्ट जो यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, या तो ये इंटरनेशनल बिजनेस बैकग्राउंड से है या फिर स्टडी कर रहे हैं MBA उस स्ट्रीम में, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स, और ज्यादातर स्टूडेंट्स हाउ टू कोड सीख लेते हैं बट हाउ टू मैनेज मनी नहीं सीख पाते हैं। सोनिका जी, क्या आपको लगता है कि पर्सनल फाइनेंस को एक समय में आकर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कॉलेज एजुकेशन का बनाना चाहिए? मेरे ख्याल से कॉलेज से पहले एक ये घर पे कॉन्वर्जेशन होना चाहिए। एक तो हमारी सोसाइटी में ना बच्चों को माँ बाप से पैसों की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर पापा से पूछ लिया कि कितनी तनख्वाह है आपकी तो डिसरिस्पेक्ट हो गई। कहाँ की डिसरिस्पेक्ट हो गई भैया? कभी मेरे को पता करना है कि मुझे कितनी पॉकेट मनी मिल सकती है, तो सवाल है 12th क्लास का बच्चा है, पूछ सकता है।
So I think we need to normalize conversation around money. I think children need to know, and we need to firstly let them know कि अच्छा तुम्हारा इतना बजट है, इसी में रहो, तुमको डेटिंग पे जाना है, तुमको जो भी करना है, तुम महीने में तुमको 2000 रुपए मिलेंगे एंड दैट्स इट. उससे एक पैसा ज्यादा नहीं, उससे एक पैसा कम नहीं, और तुम्हारी एजुकेशन फंड के लिए इतने जा रहे हैं. आई थिंक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम फैमिलीज. सारी जिम्मेदारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की नहीं है. थोड़ी बहुत हम अपने पास और अपने माँ बाप के पास भी रख लें. राइट, दैट्स वन. द सेकेंड पीस इज दैट येस, I think integrating personal finances, and I think, I don't know how many of you live in a hostel, if there is a hostel or whatever, but when I was doing my MBA from Excel, I was in a hostel, I was on a monthly budget, right? And personal finances अपने आप आ गए. इस महीने पैसे नहीं है तो कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, नहीं है धोबी के लिए पैसे. इस महीने मेस का ही खाना खाना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत खा लिया बाहर का. राइट तो पर्सनल फाइनेंसेस तो आ सकता है. हर महीने तो घर फोन करके नहीं कह सकते ना कि पैसे ट्रांसफर करो. सो आई थिंक दिस इज एन अकाउंटेबिलिटी दैट वी हैव टू लर्न. एंड आई थिंक अंकुर spoke something very interesting. You know, he said कि आपकी तनख्वाह आती है, आप स्पेंड करते हो और आप फिर सेव करते हो. मेरे हिसाब से जो अदर थिंग ही सेड कि आपको कितना सेव करना है, एंड देन से कि मैं कितना खर्च करूंगी या करूंगा या करेंगे. आई थिंक ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं और अब रिग्रेट कर रही हूं. राइट सो this entire thing about personal finances is very important because it will give you the freedom tomorrow to say नहीं अच्छी लग रही है नौकरी, I'll walk off. ये बॉस के साथ काम नहीं करना, I'll walk off. अपना धंधा खड़ा करना है, अपनी कंपनी खड़ी करनी है, I'll walk off. It will give you that freedom if you start thinking about working on personal finances from today. And honestly, money is not a bad word to talk about. इनफैक्ट पूछ भी लेते हैं कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पीजीज या फिर हॉस्टल्स में रहते हैं. ऑलमोस्ट. और सबको पॉकेट मनी मिलती है, स्पेंड करते हैं, थोड़ा सेव भी करते हैं. तो खैर आजकल स्टूडेंट्स काफी स्मार्ट है वैसे, अगर पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात करें. वो एक मिनट पूछो, सच्ची में या सिर्फ इनको इनके सामने? नहीं, बट एक चीज है, कमेंडेबल है. जब अंकुर जी भी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे बच्चों के साथ, ग्लैड टू नो कि यहाँ के स्टूडेंट्स काफी अवेयर हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी के एस्पेक्ट से. अच्छा अतुल कुमार जी, आप फिनटेक एप्स की बात कर रहे थे, क्योंकि इस डिस्कशन का पर्पस डिजिटल एरा के साथ साथ स्टूडेंट्स में वो फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी बढ़ावा देना है. अच्छा, फिनटेक ऐप से जिंदगी काफी आसान हुई है, लेकिन जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं, आपको क्या लगता है कि ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट है या फिर रेकलेस स्पेंडिंग को भी एनकरेज करता है? See again, what I said earlier, accountability comes as one of the important factor here. So आज की डेट में, and if you allow, I'll add one part on the skills as Yes, well, yes, जो हम लोग please. पहले डिस्कस कर रहे थे. आज की डेट पे हमारे पास एक्सेस बहुत ज्यादा है. Whether it's a e-commerce app, whether it's a fintech app, we have access to both. On one side, if we are not disciplined, what Ankur also mentioned, you have to be disciplined as the last thing he said, right? If you are not disciplined, it's going to be like open hand for us. Just you are a click away to do anything. And that click is for saving, that click is for spending. How accountable you are for yourself, for the larger things as well, and how disciplined you are, that's going to define it. क्योंकि आज की डेट पे एक्सेस इज नॉट अ चैलेंज, एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि स्किल्स में आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट. स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जनरली लगता है कि जो हमें पता है बहुत कुछ है. Because of AI and especially Gen AI, the way it has expanded, your skills bar has came down significantly. When I'm saying skills bar came down means generic skill सबके पास available है. If I have to come here and talk about say quantum and I am not a quantum expert, I can be ready with that within 1 hour and I can deliver that talk, and many of the people they'll say कितना अच्छा बोला, right? So
here the skills, actual skill, which is going to impact your career, larger impact, that matters a lot. And your focus should be not just generating on the generic skill, leveraging those technology which are not now accessible to all of us, and building on top of that generic set, moving to the next level, my core capability. Actually, that's going to impact you all. Now, coming back to your this specific point, fintech app and all, again, we have access. How I'll say accountably we are using it, that's going to define how we are going to progress on that and how we are going to, I'll say, succeed in future. ओके अच्छा त्रिपाठी जी, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि मैसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से हम गुजर रहे हैं. सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं तो बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स जो कंटेंट क्रिएटर्स बन गए हैं, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे आपने भी कहा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड बैड सब तरीके का कंटेंट है, बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिजिटल टूल्स का किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं? ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इनका यूज ना करें, बल्कि इनसे स्किल सीखें और कुछ लर्न करें. तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, प्लीज एक बात का याद रखिएगा कि आप जितना स्पेंड कर रहे हैं समय मोबाइल पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कोई और के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पर, आप ये याद रखिएगा आपका समय दे रहे हैं किसी और के वेल्थ जनरेशन के लिए. You are spending your 24 hours for somebody else's wealth generation. अब ये कितनी बुद्धिमत्ता है आपकी, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, पहली बात. दूसरी बात, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ क्या किया जा सकता है सोशल मीडिया पे और इस तरह के कौन. देखिए, सोशल मीडिया में बहुत कुछ मनोरंजक भी होता है, अच्छा भी होता है, मुझे भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है. उसका एक बैलेंस बनाइए. तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई मैं 30% जो है एंटरटेनमेंट के लिए, 50% एंटरटेनमेंट के लिए रखूंगा और 50% अपने एरिया के लिए रखूंगा. अब वो एरिया ये नहीं है कि अगर आपको बड़े लेक्चर्स अच्छे नहीं लग रहे मत करिए, इन शॉर्ट्स देख लीजिए, उसमें भी तो काफी कुछ आता है. काफी सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, वो पढ़ लीजिए, छोटे छोटे आर्टिकल्स मिल जाते हैं. जैसे आप लोग फॉरेन ट्रेड में डील कर रहे हैं, राइट, स्पेशलाइज कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड. अभी मैं आपसे पूछूं कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया ने जो टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ लगाया, उसका क्या इंपैक्ट आएगा? कैन यू राइट अ 500 वर्ड्स ऐसे? क्या आप लिख सकते हैं कि मुझे 5 पॉइंट्स बना दिए? बिकॉज ये याद रखिएगा, सीनियर मैनेजमेंट के साथ मैंने डील किया है, चाहे कंपनीज हो चाहे सरकार हो. सरकार में मैंने टॉप लेवल पे डील किया है. टॉप में किसी को ये इंटरेस्ट नहीं कि आपने क्या कहानी की, उन्हें 3 पॉइंट से इंटरेस्ट है, 1 2 3, और बता दीजिए मुझे क्या करना है, मुझसे क्या चाहते हो बता दो. ये एक कला है, इट्स एन आर्ट. अब ये तभी आप जान पाएंगे जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे सब्जेक्ट को. तो इसलिए आप अपने समय को सदुपयोग कीजिए, कुछ एंटरटेनमेंट कीजिए, कुछ पढ़िए, कुछ देखिए, सब कुछ मिला के जुला के करिए एंड अच्छे से रहिए. दैट इज ऑल आई कैन से. बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स को तय करना है कि डिजिटल कंज्यूमर बनना है या डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना है. मेरे ख्याल से सोनिका जी, एक माइंडसेट है जो स्टूडेंट्स को बनाना है कि इनको कंज्यूमर बनना है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, फिर एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर्स इमर्ज होने हैं. हाँ, सो मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी. बिल्कुल सही कहा इन्होंने, लेकिन सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हैं. व्हाट इज इट दैट यू वांट टू बी नोन फॉर? आप अभी जो भी अब यू नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हियर. अभी आपने बोला था कि ऐसा क्या है आप में कि एक कंपनी आपको चूज करे फ्रॉम द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू. आपका एक रेज्यूमे देखने से पहले वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल और इतने सारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आजकल हम अपने आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं, अपनी थॉट्स पोस्ट कर सकते हैं, वो देखते हैं एम्प्लॉयर्स. तो आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्या करी है? एज एन एंटरप्रेन्योर और एज एन एम्प्लॉई, अगर आप अपनी थॉट्स एंड एज अ स्टूडेंट राइट नाउ, if you are putting your work out there, it speaks for itself.
today students who are working on social causes, I think today's generation is very actively involved in purpose driven work. So अगर वो कुछ भी काम कर रहे हैं ESG से related कोई social cause, they are reaching out to corporates, to senior leaders and saying कि हम ये कर रहे हैं, can we come and work with your CSR arm? Sometimes free of cost, sometimes not even asking for a stipend, but saying कि हमें पता तो चले कि कंपनी कर क्या रही है. Right? So I think it is also a way of utilizing the platforms to build your visibility and brand, and don't miss out on that. Don't wait कि कोई आपको नोटिस करेगा. बहुत जनता है यार इंडिया में, नहीं नोटिस करेगा, करवाना पड़ेगा. इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर त्रिपाठी जी और सोनिका जी ने कही. अतुल जी, जो प्रोफाइल आपका है, आपसे बेटर शायद इन स्टूडेंट्स को कोई नहीं बता सकता कि क्या नहीं करना है या फिर क्या यूजुअली मिस्टेक्स इंडिविजुअल्स करते हैं. बताइए. Again, what I said, access you have, right? And accountability. Three things. What I said, again, I'm coming on that. See, आज की डेट पे you are just a click away from any kind of platforms, right? Same generative AI platform आप use कर सकते हो अपना content creation के लिए. Same generative or similar generative AI platforms आप use कर सकते हो for malware creation के लिए. No, it is up to you how you want to do that. This is like the intent part, the ethical usage of the technology. Second is, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो उन टेक्नोलॉजीज पे इनपुट दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जनरेटिव एआई पे जो आप प्रॉम्प्ट्स दे रहे हो, आर यू शेयरिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एज वेल? सो नोइंग दोज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, except some of the very organized platforms, अगर आप platforms पे हो तो you are also being tracked, right? So आपको पता होना चाहिए कि it's like this, there is a social media platform, I'm accessing certain sort of content, next time से I'll start getting those kind of contents on my social media platform. That is how it happens, right? That means आप profile हो रहे हो वहां पे. सो बेसिक चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके सिक्योरिटी कंट्रोल्स या प्राइवेसी कंट्रोल्स आप कैसे वहां पे इंपोज कर रहे हैं, जिससे कि एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप ट्रैक ना हो. एंड होता क्या है कि सोशल मीडिया पे आपने कुछ देखा, उसके हिसाब से आपको सर्टेन कंटेंट आया, नाउ योर माइंडसेट विल स्टार्ट बिल्डिंग दैट वे. जैसा आपने देखा वैसा आपको फीड किया जाना शुरू हो जाएगा. दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट? सेम गोज विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. आपने जो सर्च किया उसके आसपास के प्रोडक्ट्स आपको और दिखाने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज हाउ इट हैपेंस. नाउ यू नीड टू नो हाउ टू पुट सर्टेन कंट्रोल्स टू प्रोटेक्ट माई प्राइवेसी एंड माई सिक्योरिटी. दैट इज वन एस्पेक्ट. सेकेंड, जब भी अगेन मेनी ऑफ यू जो कि भविष्य में जाके एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और हो सकता है कुछ लोगों ने शायद शुरू कर लिया हो कुछ जर्नी. हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी? एनी ऑफ यू? ओके, ग्रेट. लव टू टॉक टू यू सेपरेटली. सो होगा क्या, जो टेक्नोलॉजीज एज अ कोर मैं यूज कर रहा हूं, जो प्लेटफॉर्म्स मैं बिल्ड कर रहा हूं, उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, मुझे ये पता होना चाहिए डे जीरो पे. जो सिक्योरिटी बाय डिजाइन, प्राइवेसी बाय डिजाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट? आज से 5 साल 10 साल पहले वो बहुत आई से ऐसी स्किल्स थी जिसके लिए आपको एक साइबर सिक्योरिटी या प्राइवेसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा. आज के लिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट आपको कंटेंट अवेलेबल है, जिससे आपको ये पता होगा कि ये आपको कहाँ रिपरकशंस क्रिएट कर सकता है ये प्लेटफॉर्म, और सर्टेन यूसेज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, राइट? Knowing that part is very important. That could be personal harm, that could be societal harm, that could lead to some economic impact. That could be many things that can happen because of those things. So the point is not कि आप यूज ना करें, बट आप जब यूज कर रहे हैं उसके आसपास के जितने सराउंडिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितने डायमेंशंस हो सकते हैं, यू नीड टू नो दैट. इफ यू नो इट, देन इट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू टेक केयर ऑफ दोज एस्पेक्ट्स, राइट? एक छोटा एग्जांपल लेते हैं. आपने एक फिनटेक एप्लीकेशन बना दिया. अब फिनटेक एप्लीकेशन में कुछ रेगुलेशन अप्लाई होते हैं. आपने एक चैटबॉट बनाया उसमें, जिससे कि क्लाइंट आप बात कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं थॉट्स. आपने ये उसमें इनबिल्ड नहीं किया कि आप उस पर ओटीपी नहीं मांगोगे उससे, या पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगोगे, राइट? नाउ दिस इज
you have the technology, not knowing that regulation, not knowing the use of the technology, आपने एक स्कोप क्रिएट कर दिया फॉर अ लार्जर फ्रॉड, जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ऑन यूजर एंड बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ऑन योर सेटअप जो आपने स्टार्ट किया. So knowing all those aspects while you are using that technology, that is important. So this is how you can leverage. तो इस डिस्कशन से एक चीज तो समझ में आई होगी, आई एम श्योर स्टूडेंट्स को. अब आपको तय करना है कि डिजिटल कंज्यूमर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, और क्या नहीं करना है, वो आखिर में अतुल जी ने ऐड किया. वेल, थैंक यू अतुल जी, त्रिपाठी जी और सोनिका जी इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट रहने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू, धन्यवाद.